नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, यहाँ पर हम 12वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, उसको देख रहे थे। और दूसरे चैप्टर में हमने जो स्थिर विभव के बारे में अध्ययन है वो अध्ययन कर रहे थे, और उसमें हमने आज पढ़ना था परावैद्युत पदार्थ। आज बच्चों हमें परावैद्युत पदार्थ के बारे में अध्ययन करना है। और ये जो परावैद्युत पदार्थ है ये हम पढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ एक अलग चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमने पहले वैसे तो पढ़ ली है, अगर आपने गौर किया है तो फिर भी हम उसको देख लेते हैं। वो हमारे छोटा सा एक टॉपिक ही समझ लीजिए उसे। एक होता है मुक्त और बद्ध आवेश। अब ये मुक्त और बद्ध आवेश क्या होते हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। थ्योरी इसकी आप अपने हिसाब से पुट करना, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे पुट करते जाना, या फिर अगर आपको और भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ जिसकी लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको शुरू करवाता हूँ कक्षा। बच्चों, कक्षा में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आज हमारा मुक्त आवेश, और एक होता है एवं बद्ध आवेश। ये क्या होते हैं देखिए बच्चों, मुक्त आवेश कह सकते हैं, या अगर हम चालकों की बात करें तो उसके लिए हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। देखिए होते क्या है, हमने देखिए एक परमाणु के बारे में अगर थोड़ा सा भी हम जानकारी रखते हैं तो ये जानकारी रखते हैं कि ये परमाणु जो है उस परमाणु का नाभिक है। ये परमाणु का क्या है बच्चों? नाभिक है। और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये परमाणु का नाभिक है और नाभिक में कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं बच्चों। ये जो प्रोटॉन है ये तो होता है पूर्ण रूप से धनावेशित, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है। ये तो हम सब जानते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि ये जो आपका नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर अनुमत कक्षाएं होती है। अनुमत कक्षाओं का मतलब जिनकी दूरी फिक्स होती है, और उस फिक्स दूरी के हिसाब से अनुमत कक्षाएं होती हैं। और इन अनुमत कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। इन अनुमत कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए मैं ऐसे ही भर रहा हूँ रैंडमली। आप ये ध्यान रखना कि 2-8 के हिसाब से जो आपका आता है बाह्यतम कोश, वो मैं सिर्फ रैंडमली ही दिखा रहा हूँ, जो आपको हमें समझना है उसके हिसाब से। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा ही ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणावेशित है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, जबकि नाभिक जो है परमाणु का वो धनावेशित है। नाभिक पूर्ण रूप से कैसा है? धनावेशित, क्योंकि वहां पर प्रोटॉन बैठे हैं। तो इस धनावेश के कारण ये जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है ये एक बल के कारण बंधे हुए होते हैं, जिसे हम कहते हैं नाभिकीय बल। जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। तो जैसे जैसे हम इस नाभिक से दूर चले जाएंगे, जैसे हम इसकी बात करते हैं, जैसे हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, या हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, या हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो देखो अगर मैं इसको नाम दे देता हूं 1 नंबर इलेक्ट्रॉन, ये आपका 2 नंबर इलेक्ट्रॉन, और ये आपका 3 नंबर इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनना बात को। देखिए मैंने नाम क्यों दिए। आवाज आपके पास क्लियर आ रही होगी मेरे ख्याल से, बिल्कुल आ रही है अभी तो। देखिए मैं नाम क्यों दिए, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर मैं ये कहूं कि नाभिक से 1 नंबर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बल लग रहा है, या नाभिक और 1 नंबर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल लग रहा है, आकर्षण बल ही लगेगा पहली बात तो, क्योंकि नाभिक धनावेश है, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ऋणावेश है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण बल ही कार्य करेगा। और दूसरी स्थिति की नाभिक से 2 नंबर इलेक्ट्रॉन पर, यानी दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर जो बल कार्य कर रहा है, और तीसरी नाभिक से 3 नंबर इलेक्ट्रॉन यानी तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर जो बल कार्य कर रहा है। इन बलों का जो मान है, इन बलों की जो प्रबलता है, वो जैसे जैसे हम 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे, 3 से 4 पे जाएंगे, 4 से 5 पे जाएंगे, जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे प्रबलता घटती जाएगी बच्चों। वैसे वैसे प्रबलता क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि जो F1 है, F1 मान लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन या पहली कक्षा में उपस्थित सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लो, और नाभिक के बीच लगने वाला बल ये ज्यादा होगा F2 से, दूसरे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाले बल से। ये भी ज्यादा होगा F3 से, तीसरे इलेक्ट्रॉन यानी तीसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाले बलों से। तो जैसे जैसे हम, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है, नाभिकीय बल की प्रबलता घटती जाती है, नाभिकीय बल दुर्बल होता जाता है।
नाभिकीय बल क्या होता जाता है बच्चों? दुर्बल होता जाता है, नाभिकीय बल की प्रबलता घटती जाती है। तो फिर क्या दिक्कत होती है सर? फिर दिक्कत ये होती है बच्चों कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे नाभिक से, तो परमाणु के जो बाह्यतम कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं, परमाणु के जो बाह्यतम कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दुर्बल नाभिकीय बल के साथ बंधे होते हैं, जबकि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रबल नाभिकीय बल से बंधे होते हैं। वहां पर जो नाभिकीय बल का मान होता है वो ज्यादा होता है, तुलना अगर करें हम बाहर वाले बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसके मध्य के बल से। तो फिर होता क्या है कि जब हम बाहर से कुछ ऊर्जा देते हैं, बाहर से क्या देते हैं बच्चों? ऊर्जा देते हैं, तो ये जो बाह्यतम कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ये जो बाह्यतम कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि जब हम बाहर से ऊर्जा देंगे तो सर्वप्रथम ऊर्जा कहां जाएगी? इन इलेक्ट्रॉनों के पास ही जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बाहर से ऊर्जा ग्रहण करेंगे, और बाहर से ऊर्जा ग्रहण करने के पश्चात ये पदार्थ में स्वतंत्र रूप से क्या करने लग जाते हैं? ये बाहर से ऊर्जा ग्रहण करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करने के बाद में ये इस परमाणु की कक्षा को छोड़ देंगे, परमाणु की कक्षा से बाहर आ जाएंगे, और बाहर आकर पदार्थ के पृष्ठ पर, कहां पर? पदार्थ के पृष्ठ पर स्वतंत्र रूप से, कैसे बच्चों? स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगते हैं, विचरण करने लगते हैं। स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे? पदार्थ के पृष्ठ पर विचरण करने लगते हैं, या धातु के पृष्ठ पर विचरण करने लगते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो पदार्थ के पृष्ठ पर स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बच्चों क्या कहा जाता है? इन्हें ही कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन्हें ही क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाहर से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो बाहर से ऊर्जा देने पर परमाणु के कक्षक को छोड़कर स्वतंत्र रूप से पदार्थ के पृष्ठ पर विचरण करने लग जाते हैं, यादृच्छिक रूप से पदार्थ के पृष्ठ पर विचरण करने लग जाते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? इन्हें ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फिर सर बद्ध इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, या बद्ध आवेश? ये तो मुक्त आवेश हो गया आपके। बद्ध आवेश किसे कहते हैं? बद्ध आवेश बच्चों शेष बचे इलेक्ट्रॉनों को। कौन से शेष बचे? जो परमाणु की आंतरिक कक्षाओं में होते हैं, जो परमाणु की आंतरिक कक्षाओं में होते हैं, उन्हें हम बद्ध आवेश या बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है बच्चों कि ये जो बाहर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हम बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेंगे, उस ऊर्जा को अंदर तक जाने ही नहीं देंगे। यहां से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके जब यहां से उत्सर्जित हो जाएंगे, पदार्थ के पृष्ठ पर विचरण करने लग जाएंगे, ये पूरा का पूरा कक्षक खाली हो जाएगा। तब नंबर आएगा अंदर वाली कक्षा का, और अंदर वाली कक्षा पर प्रबल नाभिकीय बल होता है, बाहर वाली कक्षा से ज्यादा नाभिकीय बल होता है। तो वहां पर ऊर्जा भी ज्यादा चाहिए होती है। उतनी सी ऊर्जा, जितनी ऊर्जा हमने बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को बाहर उत्सर्जित करने के लिए दी है ना, उससे ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है अंदर वाले कक्षकों से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करवाने के लिए, उससे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो फिर होगा क्या बच्चों? होगा ये कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जिसको हम कह सकते हैं आंतरिक कक्षाओं में, आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, बाहर से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते हैं, बाहर से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों? बद्ध आवेश, या चालकों के लिए, धातुओं के लिए हम क्या कह सकते हैं? इन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो ये होते हैं बच्चों बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आप इसको थोड़ा सा समझे, तब तक मैं इसका सेल चेंज कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बीच में धोखा दे सकता है, साउंड जा सकता है इसका। फिर हम पढ़ने वाले हैं परावैद्युत, तो इसे समझे और लिखे फटाफट।
अब ठीक है, अब कोई समस्या नहीं होनी है। चलिए, तो अब मैं शुरू करता हूं आगे। देखिए बच्चों, अब हमें क्या पढ़ना है? परावैद्युत पदार्थ। अभी हमें पढ़ना है परावैद्युत पदार्थ। देखिए, परावैद्युत पदार्थ होता क्या है? डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस कहते हैं बच्चों इसे। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है बच्चों? देखिए, परावैद्युत पदार्थ एक तरीके के कुचालक पदार्थ ही होते हैं। परावैद्युत पदार्थ एक तरीके के कुचालक पदार्थ ही होते हैं। तो वो सभी कुचालक पदार्थ, मैं अब आपको परिभाषा के साथ साथ ये समझाना चाहता हूं कि परावैद्युत पदार्थ होते क्या हैं। ध्यान से सुने। परावैद्युत पदार्थ हम उन्हें कहते हैं, या वो सभी कुचालक पदार्थ जिन्हें अगर हम किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जिन्हें अगर हम किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो विद्युतीय प्रभाव दर्शाने लगते हैं। अगर हम किसी कुचालक पदार्थ को उठाएंगे, उस पे हम बाहर से विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देंगे, तो वो भी विद्युतीय प्रभाव दिखाने लग जाएंगे। वो सभी पदार्थ परावैद्युत पदार्थ होते हैं बच्चों। वो सभी पदार्थ कैसे होते हैं? परावैद्युत पदार्थ होते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण हम देखें तो जैसे अभ्रक है, अशुद्ध जल हैं, ऐसे बहुत सारे सबस्टेंस है, ऐसे पदार्थ हैं जो परावैद्युत प्रक्रम रखते हैं, परावैद्युत पदार्थों के गुण रखते हैं, जिन्हें जो पदार्थ ऐसे कुचालक पदार्थ जिन्हें अगर हम कहाँ रखें, किसी विद्युत क्षेत्र में रख देवें तो वो विद्युतीय प्रभाव दिखाने लगते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस कहते हैं। चलिए मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम समझते हैं। तो साथ के साथ नोट करते जाना। वह कुचालक पदार्थ जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युतीय प्रभाव, विद्युतीय प्रभाव दर्शाने लगते हैं, क्या कहलाएंगे बच्चों? परावैद्युत पदार्थ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, क्या होता है कि अगर हम किसी पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं तो वो पदार्थ भी विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न कर लेता है अपने अंदर। तो इसी गुण को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ऐसे ही पदार्थों को हम क्या कहते हैं बच्चों? परावैद्युत पदार्थ कैसे। अब देखिए, मैं परावैद्युत पदार्थ को ढंग से समझूं, उसको ब्रीफली समझूं, उससे पहले मुझे दो अणु के बारे में, जो अणु के प्रकार होते हैं, दो अलग अलग प्रकार, उनके बारे में मुझे ध्यान होना चाहिए। तो मैं आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुने। देखिए, जो अणु हैं उनमें हम दो अणुओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। एक तो होता है आपका ध्रुवीय अणु। कौन सा अणु होता है बच्चों? ध्रुवीय अणु। ये ध्रुवीय अणु जो है वो क्या होता है बच्चों? ध्रुवीय अणु जो है वो होता है ऐसे अणु जिनके जो केंद्र है वो अलग अलग हो। ऐसे अणु जिनमें जो धनावेश है, ऋणावेश है, उनके जो केंद्र है वो कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। ध्रुवीय अणु कहते हैं बच्चों। तो मैं सीधी सी परिभाषा पुट कर देता हूं, आप साथ के साथ देखते जाना। ऐसे अणु जिनके धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र, धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र
अलग अलग हो, धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र कैसे हो बच्चों, अलग अलग हो, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। कैसे, देखिए जैसे मैं यूँ मान लेता हूँ कि ये जो मेरे पास एक अणु है, इस अणु में क्या होंगे, प्लस जो है वो यहाँ होगा, इसका केंद्र यहाँ होगा, जबकि जो ऋणावेश है उसका केंद्र यहाँ होगा। तो ये एक प्रकार का ध्रुवीय अणु है। ये एक प्रकार का कैसा है, ध्रुवीय अणु है। जैसे अगर आपसे उदाहरण पूछे जाएगी, कुछ उदाहरण बताइए, तो आप बता सकते हो H2O है, जैसे HCl है, जैसे ये जो है वो आपके ध्रुवीय अणु के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है बच्चों, ध्रुवीय अणु के उदाहरण है। अब देखिए आप इस चीज को अगर समझ रहे हैं, ये चीज आप देख रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ पुरानी चीजों में से याद आया होगा। क्या याद आया होगा, देखिए आपने पढ़ा था एक विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था। जब हमने प्रथम चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे तो हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव में हमने ये पढ़ा था विद्यार्थियों कि ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश अति अल्प दूरी पर हो, तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि इसका जो परिमाण है वो प्लस क्यू है और इसका जो परिमाण है वो कितना है, माइनस क्यू है, क्योंकि ये तो ऋणावेश है और ये कैसा है, धनावेश। तो देखिए समान परिमाण के दो आवेश हैं और दोनों की जो प्रकृति है वो विपरीत है और दोनों अति अल्प दूरी पर है, क्योंकि एक ही जगह पर तो है, हालांकि इनके केंद्र अलग अलग हैं, लेकिन है तो एक ही जगह पर। अगर केंद्र एक हो जाएंगे तो फिर तो द्विध्रुव होगा ही नहीं, तो इनके केंद्र अलग अलग हैं। इसका मतलब इसको हम एक विद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। और विद्युत द्विध्रुव है तो उसका विद्युत द्विध्रुव आगुण भी होगा। जो भाई विद्युत द्विध्रुव है तो उसका विद्युत द्विध्रुव आगुण भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ध्रुवीय अणु का क्या होता है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आगुण होता है। विद्युत द्विध्रुव आगुण होता है। विद्युत द्विध्रुव आगुण होता है जिसको हम दर्शाते थे किससे, विद्युत द्विध्रुव आगुण को बच्चों हम स्मॉल p से दर्शाते थे। और विद्युत द्विध्रुव आगुण होता था एक आवेश का परिमाण गुणा उनके मध्य की दूरी। उनके मध्य की दूरी को हम किससे लिखते थे, 2a से। ये जो 2a है वो है उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इस जगह पर जो प्रत्येक आपका, देखिए मैं पूरी बात नहीं कह रहा हूँ, अभी फिलहाल ये कह रहा हूँ मैं कि प्रत्येक जो ध्रुवीय अणु है, प्रत्येक जो ध्रुवीय अणु है उसका जो विद्युत द्विध्रुव आगुण, ये स्मॉल p मैंने लिखी है बच्चों, ये स्मॉल p क्या है, ये स्मॉल p है विद्युत द्विध्रुव आगुण का सिंबल। तो उनका जो विद्युत द्विध्रुव आगुण है वो शून्य के बराबर नहीं होता है। देखिए मैंने इसको काट दिया है बराबर को, इसका मतलब है कि वो शून्य के बराबर नहीं होता है। तो जो ध्रुवीय अणु है उनमें क्या ध्यान रखना है कि ध्रुवीय अणु के केंद्र अलग अलग होते हैं। ध्रुवीय अणु के केंद्र अलग अलग होते हैं, किनके, ध्रुवीय अणु में धनावेश और ऋणावेश के। और ध्रुवीय अणुओं का द्विध्रुव आगुण, प्रत्येक ध्रुवीय अणु का विद्युत द्विध्रुव आगुण शून्य के बराबर नहीं होता है। वहां पर द्विध्रुव आगुण का कुछ न कुछ मान होगा। ये डिपेंड करेगा कि वो आवेश की मात्रा कितनी है, आवेश का मान कितना है, और जो उनके बीच की दूरी है उन दोनों पर डिपेंड करेगा कि विद्युत द्विध्रुव आगुण को कितना होना चाहिए। तो ये चीज आप फटाफट नोट कर लीजिए और इतनी आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर हो गई, चलिए आगे चलते हैं। अब की बार अगली चीज क्या थी बच्चों हमारी, अध्रुवीय अणु। दूसरा जो अणु समझना है हमें वो होता है बच्चों अध्रुवीय अणु। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखिए अध्रुवीय अणु ध्रुवीय अणु का जस्ट विपरीत गुणों वाला अणु होता है। ध्रुवीय अणु में हमने पढ़ा कि ऐसा अणु जिसमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं। तो अध्रुवीय अणु में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही होगा। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर, इसकी परिभाषा पुट कर देते हैं बच्चों। अगर वो आपको समझ में आ गया तो इसमें कोई ज़्यादा समस्या आपके आएगी नहीं। ऐसे अणु जिनमें
धनावेश व ऋणावेश के केंद्र अलग अलग नहीं होते हैं बच्चों, अलग अलग नहीं होते हैं। क्या कहलाएंगे? अध्रुवीय अणु कहलाएंगे। क्या कहला जाएंगे? अध्रुवीय अणु कहलाएंगे। अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। तो ये कैसे होते हैं सर, और इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? देखो अभी देख लेते हैं। देखो इनकी जो प्रकृति होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये इनका धनावेश और यहां पर होते हैं सभी जगह पर ऋणावेश। इसका मतलब ये हो गया कि इन सभी का जो केंद्र है बच्चों, वो केंद्र क्या होगा? एक ही होगा, केंद्र अलग अलग नहीं होगा। अब जब केंद्र अलग अलग नहीं होगा तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों यहां पर प्रत्येक, अगर हम अलग अलग की बात करें तो प्रत्येक जो आपका अध्रुवीय अणु है वहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, प्रत्येक अध्रुवीय आघूर्ण का क्या होता है? शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? शून्य हो जाएगा। किसका? प्रत्येक अध्रुवीय अणु का। कैसे हो जाएगा आइए देखते हैं। देखिए हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो होता है स्मॉल p से, उसको लिखते हैं एक आवेश का परिमाण गुणा उन दोनों के मध्य की दूरी। अब देखिए यहां पर चूंकि हम जानते हैं कि उन दोनों का जो केंद्र है धनावेश और ऋणावेश का, वो केंद्र तो एक ही है, और जब केंद्र एक ही है बच्चों तो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। केंद्र एक ही है तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब ये जो बीच की दूरी है 2a वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जीरो में यहां पुट करूंगा तो देखिए ये p बराबर क्या आ जाएगा आपका? जीरो आ जाएगा। p का बराबर क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि इसका मान अगर जीरो है तो जीरो को q से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसका मतलब जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि अध्रुवीय अणु में, अध्रुवीय अणु के अणु में प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। कितना होता है बच्चों? शून्य होता है। ये होते हैं आपके अध्रुवीय अणु। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही अच्छी बात पढ़ ली हमने। अध्रुवीय अणु में प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? शून्य होता है बच्चों। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। तो मैं यहां लिख देता हूं परावैद्युत के प्रकार। परावैद्युत के प्रकार। देखिए परावैद्युत के प्रकार जो है वो कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं बच्चों। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक जो प्रकार है आपका वो होता है ध्रुवीय परावैद्युत। और ध्रुवीय परावैद्युत नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ध्रुवीय परावैद्युत किनको होना चाहिए? ध्रुवीय अणु से मिलकर बना जो परावैद्युत है वो क्या हो जाएगा? ध्रुवीय परावैद्युत हो जाएगा। और दूसरा जो होता है वो होता है बच्चों अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत। चलिए इनको पढ़ते हैं। पहली हेडिंग डाल देते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है। ध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत ऐसे परावैद्युत पदार्थ जो ध्रुवीय अणु से मिलकर बने होते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है नहीं। चलिए इसको समझते हैं ढंग से, क्या होता है, किस तरीके से होता है। देखिए ऐसे परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जो
ध्रुवीय अणु से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाएंगे बच्चों? ध्रुवीय परावैद्युत कहलाएंगे। ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। ऐसे परावैद्युत पदार्थ जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। क्लियर बात है? अब कैसे होते हैं चलिए देखते हैं। हमने ये देखा था कि जो ध्रुवीय परावैद्युत है बच्चों, वहां पर प्रत्येक ध्रुवीय अणु का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान शून्य नहीं होता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो ध्रुवीय अणु होते हैं उनके जो धनावेश और ऋणावेश होते हैं उनके केंद्र अलग अलग होते हैं। तो देखिए हम एक यहां पर ये ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ मान लेते हैं। इसमें देखिए ये ऐसे होती है स्थितियां, इनको ध्यान से समझने की कोशिश करें। बहुत इजी चीज है, अगर आपने ध्यान दिया है तो कोई समस्या आपके होगी नहीं। इसमें प्लस माइनस देखिए रैंडमली कैसे भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही व्यवस्था हो। ये रैंडमली किसी भी तरीके से हो सकता है, क्योंकि अभी तक इस पर हमने कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया है। तो ये एक ध्रुवीय परावैद्युत है। ध्रुवीय परावैद्युत बहुत सारे ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होता है, तो ये इसके अंदर बहुत सारे ध्रुवीय अणु है। और ध्रुवीय अणु के बारे में हमने पढ़ा था कि वहां पर धनावेश और ऋणावेश के केंद्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो देखिए अलग अलग कर दिए। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया वो किसका बनाया बच्चों? वो बनाया ध्रुवीय परावैद्युत का। किसका बनाया है? ध्रुवीय परावैद्युत का। अब देखिए इसमें जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो है, पहली बात तो ये कि ध्रुवीय में प्रत्येक ध्रुवीय अणु का, देखिए ध्यान देना इस चीज पर, विशेष तौर पर ध्यान देना। प्रत्येक ध्रुवीय अणु के लिए तो क्या हो जाएगा? P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। किसके लिए? प्रत्येक ध्रुवीय अणु के लिए। अगर मैं एक ध्रुवीय अणु की बात करूं तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और संपूर्ण निकाय कौन सा? परावैद्युत पदार्थ। कौन सा परावैद्युत पदार्थ? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के लिए, उनके लिए जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो बच्चों होगा शून्य। वो क्या हो जाएगा? शून्य। कैसे? देखो ये जो मैंने यहां पर इसका देखो, इसकी जो विद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी वो कैसे होगी? ये वाली, इसकी दिशा ऐसे, ये दिशा यूं, इसकी दिशा इस तरीके से। यानी ये जो रैंडमली दिशाएं हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग दिशाओं में है। तो जब इनका जो विद्युत द्विध्रुव होगा, कंप्लीट विद्युत द्विध्रुव होगा पूरे संपूर्ण निकाय का, वो शून्य होता है। प्रत्येक अणु का तो कुछ ना कुछ विद्युत द्विध्रुव होगा, लेकिन ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और निरस्त करने के बाद संपूर्ण निकाय का जो विद्युत द्विध्रुव होगा बच्चों, वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए ध्रुवीय परावैद्युत के लिए। इतनी चीज क्लियर हो गई है तो फिर मैं अध्रुवीय परावैद्युत की ओर चलता हूं। हाँ, ये ध्यान रखना कि ये जो चीजें मैंने आपके बताई हैं ये चीज सिर्फ और सिर्फ कब होगी? जब कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं हो। बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हम करवाएंगे, अगले लेक्चर के अंदर ये चीज समझेंगे और इसको डेस्क्रिप्टिवली। अभी ये ध्यान रखना कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं हो तो आपका जो संपूर्ण निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य होगा। चलिए फिर मैं आगे चलता हूं दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा अपना है अध्रुवीय परावैद्युत। दूसरा क्या है बच्चों? अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत, देखिए सिंपल सी बात है, जैसे ध्रुवीय परावैद्युत जो है वो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना है, वैसे ही अध्रुवीय परावैद्युत भी अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बनेगा। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। चलिए लिखते हैं फिर, ऐसा परावैद्युत जो अध्रुवीय अणु से मिलकर
बना हो, अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना हो, अध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। अध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। देखिए इसमें तो कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, अगर आपको ध्रुवीय परावैद्युत समझ में आ गया है तो। यहाँ देखिए बच्चों, मैं इसको ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक अध्रुवीय परावैद्युत है। ये क्या है मेरे पास? अध्रुवीय परावैद्युत है। और इसमें हमने तो पहले ही पढ़ लिया था कि जो इसके अंदर अध्रुवीय अणु होंगे उनके जो आवेश हैं, धनावेश या ऋणावेश, उन सब के जो केंद्र हैं वो तो बच्चों समान होते हैं, सहकेंद्रीय होते हैं। कैसे होते हैं? सहकेंद्रीय होते हैं। तो इसमें जो आपको बात ध्यान में रखनी है, ये जो मैंने आपका यहाँ डायग्राम बनाया है, ये मैंने अध्रुवीय परावैद्युत का बनाया है। और ये अध्रुवीय परावैद्युत कब तक है, ये डायग्राम कब तक है? जब आपका यहाँ पर कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, यानी बाहर से विद्युत क्षेत्र का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो बाहर से विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है तो, और दूसरी बात यहाँ देखिए, प्रत्येक अध्रुवीय अणु के लिए, प्रत्येक अध्रुवीय अणु के लिए, प्रत्येक अध्रुवीय अणु के लिए क्या होगा बच्चों? प्रत्येक अध्रुवीय अणु के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होगा। क्यों होगा ये मैंने बता दिया था अभी अभी, क्योंकि इनका जो केंद्र है एक ही होता है, धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही होता है, तो इनके मध्य की जो दूरी होती है 2a का मान वो शून्य होता है। और हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश का परिमाण गुणा दोनों के मध्य की दूरी होती है, और दूरी जब शून्य है तो गुणा करेंगे तो संपूर्ण जो आपके पद है वो ही शून्य हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य हो जाएगा। और अगर हम इसको लिखें कि प्रत्येक अध्रुवीय अणु के लिए जो P है वो क्या हो जाएगा? शून्य। वैसे ही संपूर्ण निकाय के लिए, कब? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है तब। ये चीज मैं किस लिए लिख रहा हूं? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है तब। देखो विद्युत क्षेत्र होगा तो स्थितियां अलग होगी, अगले लेक्चर में उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो संपूर्ण निकाय, कौन सा निकाय? अध्रुवीय परावैद्युत है, अध्रुवीय परावैद्युत है। वो तो आप जानते ही हैं क्योंकि हम इसी के बारे में तो अध्ययन कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों? तो संपूर्ण निकाय के लिए भी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य होगा, अपने आप ही शून्य होगा। जब प्रत्येक का शून्य है तो संपूर्ण का भी क्या होना है? शून्य ही होना है, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बात आपके अगर क्लियर हो गई तो मैं लास्ट में एक लाइन लिख रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान देवें उसको। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या आपके नहीं होनी चाहिए। ये नोट के रूप में लिख देना, नोट। ये 2000 का नोट है जो बंद हो गया है बच्चों, वही नोट है। देखो गुलाबी कलर का ही तो था, वैसा ही डाल रहा हूँ 2000 का नोट। अब देखो इसमें क्या लिखना है? इसमें ये लिखना है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत, ये क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में या ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ सकते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, उपस्थिति नहीं, अनुपस्थिति, रहना नहीं चाहिए। अनुपस्थिति मतलब मैं यहां लिख देता हूं E बराबर 0। अनुपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ। अब देखिए परावैद्युत पदार्थ में आपके ध्रुवीय परावैद्युत भी आ सकता है और अध्रुवीय परावैद्युत भी आ सकता है, दोनों की बात चल रही है। तो परावैद्युत पदार्थ का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा बच्चों? शून्य होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए हमने दोनों में ही निकाल लिया था कि जो संपूर्ण निकाय है उस संपूर्ण निकाय का तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो ध्रुवीय परावैद्युत के लिए और अध्रुवीय परावैद्युत दोनों के लिए ही शून्य होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, का मान शून्य होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि हम विद्युत ध्रुवण करते कैसे हैं। ये जो ध्रुवीय और अध्रुवीय पदार्थ है इनका हम ध्रुवण कैसे करते हैं, उसके साथ ही हम पढ़ेंगे ध्रुवण सदिश। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद बच्चों।